न्यूयॉर्क सिटी के डाउनटाउन एरिया में एक मॉडर्न ग्लास टावर सुबह की रोशनी में चमक रहा था। इस बिल्डिंग के अंदर हजारों लोग रोजाना काम करते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग कभी उन लोगों को नोटिस नहीं करते थे जो उनके बाद आकर उनकी दुनिया साफ करते थे। डैनियल कार्टर उन्हीं लोगों में से एक था। वो एक सिंगल फादर था जो दिन के वक्त एक जैनिटोरियल एजेंसी के लिए काम करता था और रात को अपनी बेटी के लिए जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले करता था। डैनियल की बेटी एमिली सिर्फ 8 साल की थी। वो हर सुबह स्कूल जाने से पहले अपने फादर को टाइट हग देती, जैसे उसे डर हो कि कहीं वो हग ही लास्ट ना हो। डैनियल के लिए एमिली सिर्फ बेटी नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी दुनिया थी। 3 साल पहले उसकी बीवी एक लंबी बीमारी के बाद गुजर चुकी थी और तब से डैनियल ने अपनी एम्बिशंस, ड्रीम्स, सब कुछ साइड पर रख दिया था। अब जिंदगी सिर्फ बिल्स, हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट्स और एक ऐसी जॉब के गिर्द घूमती थी जो उसकी क्वालिफिकेशन से कहीं नीचे थी। इस दिन डैनियल को अनयूजुअल टाइमिंग पर बुलाया गया था। नॉर्मली वो रात को क्लीनिंग करता था, लेकिन एक अर्जेंट रिक्वेस्ट आई थी। 42nd फ्लोर पर एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस रूम को तुरंत क्लीन करना था। एक हाई लेवल बोर्ड मीटिंग चल रही थी। डैनियल ने यूनिफॉर्म पहनी, बकेट और मॉप उठाया और खामोशी से रूम में दाखिल हो गया। कॉन्फ्रेंस रूम में हवा भरी हुई थी सीरियसनेस से। लोग ग्लास टेबल के गिर्द एग्जीक्यूटिव्स बैठे थे और रूम के एंड पर ओलिविया ग्रांट बैठी थी, कंपनी की सीईओ। उसकी प्रेजेंस कमांडिंग थी लेकिन कंट्रोल्ड। उसका लैपटॉप खुला हुआ था और स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स ओपन थीं। डैनियल ने नजर नीचे रखी और बिना किसी को डिस्टर्ब के फ्लोर साफ करना शुरू कर दिया। वो हर कदम सोच समझ कर रख रहा था। ऐसे रूम्स में एक छोटी सी गलती भी जॉब छीन सकती थी। डैनियल के जेहन में एमिली का चेहरा घूम रहा था। उस दिन उसका हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट था और डैनियल को ओवरटाइम की जरूरत थी। फिर एक लम्हा आया जो सब कुछ बदल गया। मॉप थोड़ा सा स्लिपरी फ्लोर पर फिसला। डैनियल ने बैलेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन बकेट का हैंडल टेबल के कोने से टकरा गया। अगले ही सेकंड पनी का एक झटका सीधा ओलिविया ग्रांट के लैपटॉप पर जा गिरा। रूम में एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त रुक गया हो। लैपटॉप की स्क्रीन ब्लिंक हुई। ओलिविया ने धीरे से अपनी कुर्सी पुश की और खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडी डेंजरस खामोशी थी। डू यू रियलाइज व्हाट यू जस्ट डन? उसने पूछा। हर लफ्ज वजनी था। डैनियल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन मॉप साइड पर रखा। आई एम सो सॉरी मैम, इट वॉज एन एक्सीडेंट, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे सिर्फ एक चीज का ख्याल था, अगर जॉब चली गई तो एमिली का ट्रीटमेंट कैसे चलेगा। ओलिविया ने लैपटॉप की तरफ देखा। स्क्रीन बैंड होने के बजाय एक फाइल खुद ब खुद ओपन हो रही थी, और जैसे ही उसकी नजर उस स्क्रीन पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। लैपटॉप की स्क्रीन पूरी तरह बैंड होने के बजाय अचानक रोशन हो गई, जैसे मशीन ने हार मानने से इनकार कर दिया हो। कॉन्फ्रेंस रूम की लाइट उस स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रही थी और ओलिविया ग्रांट की आंखें उस पर जम चुकी थीं। जो फाइल खुली थी वो कोई नॉर्मल कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट नहीं था। टाइटल देखते ही उसकी सांस हल्की सी रुक गई। ये एक कॉन्फिडेंशियल मेडिकल रिसर्च फोल्डर था, जिसे सिर्फ गिनती के लोग एक्सेस कर सकते थे। डैनियल अपनी जगह पर खड़ा था, हाथ जोड़े हुए, जैसे हर सेकंड उसे जॉब से निकाल देने का फैसला हो रहा हो। उसने भी अनजाने में स्क्रीन की तरफ देखा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। उस फाइल के अंदर हैंड रिटन नोट्स, चार्ट्स और एक स्कैन्ड फॉर्म नजर आ रही थी, और जिस फॉर्म के कोने में एक छोटी सी तस्वीर थी, उसकी बेटी एमिली की। ओलिविया ने धीरे से लैपटॉप को अपनी तरफ घुमाया। एक्सप्लेन दिस, उसने सख्ती से कहा, लेकिन उस आवाज में गुस्से से ज्यादा हैरानी थी। Why is your daughter's photo on my computer? डैनियल की जबान सूख गई। मां, मुझे इस फाइल का कोई आइडिया नहीं था, उसने फौरन कहा। मैं सिर्फ सफाई कर रहा था। जब पनी गिरा, स्क्रीन खुद ही ऑन हो गई। ओलिविया ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी नजर अब भी स्क्रीन पर थी। डॉक्यूमेंट का टाइटल साफ लिखा था, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी ट्रायल फेज 3। ये वही प्रोजेक्ट था जिसे उसने सालों से छुपकर फंड किया था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे दुनिया के सामने लाने की हिम्मत वो अभी तक नहीं कर पाई थी। उसका अपना बेटा भी कैंसर की वजह से मर चुका था, और उस दर्द ने ही उसे इस रिसर्च तक लाया था। उसने डैनियल की तरफ देखा, इस बार गहरी तवज्जो के साथ। तुम्हारी बेटी का नाम एमिली है? उसने पूछा। डैनियल ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। जिद्दी वो ल्यूकीमिया पेशेंट थे। डॉक्टर्स ने कहा था चांसेस बहुत कम है। रूम में बैठे एग्जीक्यूटिव्स अब बिल्कुल खामोश थे।
ये एक पर्सनल कॉन्वर्सेशन बन चुकी थी और कोई भी बीच में बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ओलिविया ने स्क्रीन पर एक और पेज स्क्रॉल किया। वहां ट्रायल का ऑब्जर्वेशन नोट्स द प्रिसाइज, प्रोफेशनल और इमोशनली डिटैच्ड। जैसे लिखने वाला सिर्फ साइंटिस्ट नहीं बल्कि कोई ऐसा शख्स हो जो सब्जेक्ट को गहरे से समझता हो। दीज नोट्स, ओलिविया ने कहा, ये तुमने लिखे हैं? डैनियल ने सिर झुका लिया। जी मैम, मैं पहले बायोमेडिकल लैब में काम करता था। एमिली के ट्रीटमेंट के दौरान मैंने वॉलंटरीली हेल्प की थी। यह ट्रायल उसकी जिंदगी का आखिरी चांस था। ओलिविया का चेहरा सख्त रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ टूट सा गया। तुमने अपनी क्वालिफिकेशन क्यों छुपा कर रखी? डैनियल ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि हॉस्पिटल बिल्स रिज्यूमे नहीं देखते मैम। जो जॉब मिली मैंने कर ली। कुछ लम्हों तक सिर्फ एसी की हल्की आवाज सुनाई देती रही। फिर ओलिविया ने लैपटॉप बैंड कर दिया और सीधी होकर खड़ी हो गई। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, उसने कहा। यह एक ऐसी चीज है जो इस रूम के हर इंसान की सोच बदल सकती है। डैनियल ने आंखें उठाकर देखा और पहली बार उसे लगा कि शायद इस गलती ने सिर्फ तबाही नहीं बल्कि कुछ और भी शुरू कर। कॉन्फ्रेंस रूम धीरे धीरे खाली हो गया। एग्जीक्यूटिव्स ने बिना किसी सवाल के अपनी फाइल्स उठाए और निकाल गए, जैसे उन्हें अंदाजा हो कि ये कॉन्वर्सेशन अब उनके लिए नहीं रही। ग्लास वॉल्स के उस पर न्यूयॉर्क अपनी तेज रफ्तार में चल रहा था, लेकिन इस रूम के अंदर वक्त जैसे थम सा गया था। सिर्फ डैनियल और ओलिविया ग्रांट रह गए। ओलिविया ने अपना ब्लेजर सीधा किया और टेबल के किनारे टिककर खड़ी हो गई। तुम सिर्फ क्लीनर नहीं हो, उसने सीधा कहा। तुमने जो नोट्स लिखे हैं वो प्रोफेशनल लेवल के हैं, यह किसी एमेच्योर का काम नहीं। डैनियल ने गहरी सांस ली। मैंने कभी धोखा देने की कोशिश नहीं की मैम, बस अपनी बेटी को जिंदा रखना चाहता था। ओलिविया कुछ देर खामोश रही। उसने खिड़की से बाहर देखा, फिर अचानक पूछा, तुम्हें पता है मैंने इस प्रोजेक्ट को खुद क्यों फंड करती हूँ? डैनियल ने सर हिला दिया। नहीं, क्योंकि मैंने अपना बेटा खो दिया, ओलिविया ने धीमी आवाज में कहा। उस वक्त भी डॉक्टर्स ने वही अल्फाज यूज किए थे, नो मोर ऑप्शंस। डैनियल का चेहरा नरम हो गया। दर्द को पहचानना आसान होता है जब वो अपना हो। आई एम सॉरी, उसने कहा बिना फॉर्मेलिटीज के। ओलिविया ने आंखें बैंड की और खुद को संभाला। इस कंपनी में लोग सिर्फ टाइटल्स देखते हैं, टैलेंट नहीं, उसने कहा। और आज मुझे पता चला कि मैंने भी शायद वही गलती की। उसने टेबल से एक फाइल उठाई और डैनियल की तरफ बढ़ा दी। ये तुम्हारा पर्सनल रिकॉर्ड है। तुम्हारी एजेंसी ने सिर्फ ये लिखा कि तुम रिलायबल हो और कंप्लेंट्स 0 हैं, लेकिन तुम्हारी एजुकेशन का एक लफ्ज भी नहीं। डैनियल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, एजेंसी ने पूछा ही नहीं। ओलिविया ने सीधा उसकी आंखों में देखा। अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं रिसर्च टीम में, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? डैनियल को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। मैम, मैं इन यूनिफॉर्म में सफाई करता हूं। ओलिविया ने बिना झिझक जवाब दिया। तुम यूनिफॉर्म बदल सकते हो, दिमाग नहीं। डैनियल की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी एमिली का ट्रीटमेंट प्रायोरिटी होगा, ओलिविया ने बीच में कहा। कंपनी उसकी फुल मेडिकल कवरेज लेगी। ये सुनते ही डैनियल की सारी हिम्मत टूट गई। वो कुर्सी पर बैठ गया, हाथ चेहरे पर रखकर। सालों का दबाया हुआ दर्द अचानक बाहर आ गया। आप नहीं जानती, उसने कहा। मैं हर दिन इस डर के साथ जीता हूं कि मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा। ओलिविया ने पहली बार प्रोफेशनल डिस्टेंस तोड़कर उसके पास आकर कहा, आज तुमने मुझे याद दिला दिया कि ये रिसर्च सिर्फ डेटा नहीं, जिंदगियां है। उसने अपना फोन उठाया और एचआर को कॉल किया। प्रिपेयर एन इंटरनल ट्रांसफर, उसने कहा। इफेक्टिव इमीडिएटली। कॉल खत्म होने के बाद उसने डैनियल को देखा। तुम कल से रिसर्च फ्लोर पर रिपोर्ट करोगे। डैनियल ने खड़े होकर सिर हिलाया। थैंक यू मैम। ओलिविया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। कभी कभी सबसे बड़ी डिस्कवरीज सबसे छोटी गलतियों से होती हैं।